नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मुल्क में सियासी हालात कैसे भी हों, मईशत के मुतालिक गुफ्तगू बहुत ज़रूरी भी है और यह हुकूमत की तरजीहात में शामिल भी होनी चाहिए। काफ़ी अरसे से हम इस मुतालिक बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर जो है, तामीराती शोबा जो है, इसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। आपको पता होगा, ये खाली मेरा ही महसूस करना नहीं है, बल्कि हमारे वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की भी यही राय थी इलेक्शन से पहले भी और हुकूमत के अवाइल में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट दे सकता था मुल्क की इकोनॉमी को। तो 5 मिलियन घर मान बनाने के मुतालिक आपको पता होगा हमने एक के बाद दीगरे पता नहीं कितने प्रोग्राम कर दिए। और जैसे हमेशा होता है हमारे मुल्क के अंदर कि गुब्बारे में से फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल जाती है, ऐसा ही हुआ। मामला आगे न बढ़ा, चीजें वहीं के वहीं। इनफैक्ट जब से ये गवर्नमेंट आई तो थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन थी, थोड़ा एक्सपीरियंस कम था असद उमर साहब के पास। भले उनका कॉर्पोरेट तजुर्बा बहुत था, लेकिन कारोबार के मुतालिक उनको इतना पता नहीं था। ये बड़ी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होती है मल्टीनेशनल कंपनी की, या पाकिस्तान के अंदर भी को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड और ऑर्गेनाइज्ड कंपनी की, कि वहां पर सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं और उनको पता ही नहीं लगता दुनिया में हो क्या रहा है। तो फिर जब उनकी दुनिया के साथ आशनाई हुई तो उनको पता लगा यार दिस इज अ वेरी रफ एंड टफ प्लेस। और फिर जब तक उनको इस चीज का एहसास हुआ, चीजें बहुत ज्यादा बंगलाप हो चुकी थी, फिर उनको जिस अंदाज में जाना पड़ा, मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन असद उमर साहब को बड़े अजीब तरीके से जाना पड़ा, लेकिन तब तक डैमेज वाज डन। उसके बाद हमने ये सोचा कि शायद कोई आकर, जिसे कहते हैं ना कि चीजों को सही किया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह कि उसके बाद आने वाले लोग भी जो थे वो कुछ और चीजें उनकी तरजीहात में शामिल थी। एंड यू नो, मेरी अपनी राय, हो सकता है मैं गलत हूं, बट थिंग्स गॉट बंगल्ड अप इवन फर्दर। अब आप मुझे खुद बताओ, प्रॉपर्टी की, पहले तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की कीमत इन्फ्लेटेड है, हम मानते हैं। सारा ब्लैक का, करप्शन का पैसा ये लोग क्लेम करते हैं कि इस तरफ गया। चलो हम ये तमाम चीजें अगर इनकी एक्सेप्ट भी कर लें, वो आप मुझे बताओ कि आज की तारीख में वीआईपी एरिया के अंदर 500 गज का घर 11 करोड़ वाइट कौन दिखाएगा यार? मतलब कोई अकल, मतलब बंदे की, अब वाइट कहां से लाएगा वो? 1000 गज का घर वीआईपी एरिया के अंदर यार 20 करोड़, 19 करोड़, 18 करोड़, इससे कहीं ज्यादा है। मैं वैसे बोल रहा हूं, कहीं कहीं ज्यादा, कहीं कहीं कम है। अच्छे वीआईपी एरिया और ज्यादा अच्छे वीआईपी एरिया, नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर आपको पता है मेरे पर जल जाएंगे, वहां पे तो बात इससे भी ऊपर जा चुकी। आप मुझे बताओ इतना वाइट पैसा कौन लाएगा? पाकिस्तान के अंदर कहां डिक्लेयर करते थे? आज के हालात ये कि इसकी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर, कारोबार तकरीबन ठप होकर रह गए। बिल्डर्स की ऐसी ख्वाहिश थी कि शायद इसकी वजह से कीमतें कम आ जाएंगी, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ एक बिजनेस कम्युनिटी है, वो कहते हैं हम रख के छोड़ देंगे, हम बेचेंगे नहीं नुकसान पे भले। तो वहां पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो प्राइम है वो लोग बेचने को तैयार नहीं है, जो अवेलेबल है वो इतने ऊंचे दाम, तेज दाम चल रहे हैं कि उसके लिए वाइट लाना मुश्किल है। जो रख के बैठा हुआ वो कहता है यार मैं सारा वाइट में ही दूंगा क्योंकि मुझे आगे शो करना है। मेरे नजदीक ये बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन और भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू में। चलूं जनाब अब्दुर्रहमान साहब जो कि वाइस चेयरमैन आबाद हैं, और जनाब अल्ताफ ताई साहब, ये साबिक चेयरमैन आबाद सदर्न रीजन। दोनों को वेलकम करता हूं शो। अल्ताफ ताई साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करता हूं। बात यह कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात आज बन के सामने आ रहे हैं, रियल एस्टेट का काम जो है वो काफी मुश्किल हो गया, और इसी के साथ जाहिर बात है, मैं तो वो चिकन एंड एग वाली बात है कि कौन किसकी मदर है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की या कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट की। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपस में जुड़े हुए कारोबार है और इस वक्त आप लोगों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मैंने तो शायद एक की निशानदेही कर दी, अगर आप इस पर मजीद गुफ्तगू को आगे ले जाना चाहें, नहीं तो अगर आप महसूस करते कि कोई और प्रेसिंग चैलेंजेस हैं तो उनका भी हमें बताएं ताकि हमें अंदाजा तो हो अभी हो क्या रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस गवर्नमेंट के आने के बाद, लेकिन एक्चुअली असद उमर साहब गए और असद उमर साहब ने जो काम किया, एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जब जो डिफाइन किया कि एक जगह 500 गज का मकान 11 करोड़ रुपए का है, 12 करोड़ रुपए का है, 14 करोड़ रुपए का है, और 1000 गज का मकान 20 करोड़ रुपए का है या 25 करोड़ रुपए। रफली मैंने बोला, रफली बोला। लेकिन प्रॉब्लम इसका ये है भैया
कि ये मकान जब पहले एग्जिस्ट करता था, जिस वक्त जैसे आपको बताऊं कोई भी चीज डेवलप होती है, जैसे हम एक मिसाल देते हैं डीएचए डेवलप हुआ तो उस वक्त इस मकान की जो एक अलॉटमेंट वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी या 10 लाख रुपए थी, ठीक है। सही, 10 लाख रुपए देने के बाद टाइम टू टाइम ये 15-20 साल गुजरे, 15-20 साल गुजरने के बाद इस प्लॉट की वैल्यू हो गई 100 टाइम मीटर 10 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जब सेलर ने सेल किया तो उसको 100% वाइट नहीं मिला जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर उसको ये 100% वाइट मिल जाते और गवर्नमेंट अगर वो टैक्स ले लेती, उस वक्त टैक्स एट फाइनल ले लेती, तो जिस आदमी ने ये 10 लाख रुपए का या लाख रुपए का प्लॉट लिया था, अगर वो 10 करोड़ रुपए का बेचता है तो उसको 10 करोड़ रुपए वाइट मिलते। तो सारा सिस्टम जितना भी जो ब्लैक पैसा है वो सिस्टम में आता, व्हाइट के अंदर आता। उसको सिस्टम को सही नहीं करने की वजह से जो सेलर था उसको ब्लैक अमाउंट मिली, उसको ब्लैक अमाउंट दी गई, आप समझे, उसको ब्लैक अमाउंट दी गई बिकॉज देयर वाज नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन दैट टाइम। जो यानी उसका ब्लैक पैसा नहीं है, उसका पैसा ब्लैक, उसका ब्लैक बनाया गया, उसका ब्लैक बनाया गया। देखिए उसका ब्लैक बनाया गया। पहले एक बात सुने, आज से 40 साल पहले व्हेन आई वाज बोर्न इन 1968, तो मुझे बताएं, हम जहां रहते हैं वहां पे 10 रुपए गज जगह थी, आज वहां पे 2 लाख रुपए गज जगह हुई है। कहां से टैक्स की चोरी हो गई? ये सिस्टम का कोलैप्स है, सिस्टम का कोलैप्स। आप मुझे बताएं, जिस आदमी ने आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले एक प्लॉट लिया है 10 रुपए गज, आज उसकी वैल्यू हो गई है 2 लाख रुपए गज, तो उसमें बताएं उसने कहां टैक्स की चोरी की? अगर वो आज वो प्लॉट बेचता है कि 1000 गज में या 500 गज में उस वक्त एक फैमिली रहती थी, आज वो फैमिली कन्वर्टेड इनटू 5 फैमिलीज, तो जाहिर बात है उसकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, कंजप्शन बढ़ गई, कंजप्शन बढ़ गई, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल की। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम के जो बायर है उसको कोई चीज ऐसी नहीं दी गई कि वो इसको किस तरह वाइट कराए। आपके सामने 236W ने किया, गवर्नमेंट ने किया, तो 236W में गवर्नमेंट की किटी में बिलियंस ऑफ रुपीज आए कि नहीं आए? आप पहले समझे सिस्टम क्या है। सिस्टम टैक्स की चोरी नहीं है, सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम को सही करें। एक चीज देखिए, मेरी बात सुने, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। शहीद मिल्लत रोड आज से 25 साल पहले 10,000 रुपए गज प्लॉट था, आज अगर वो प्लॉट 5 लाख रुपए गज हो गया तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मतलब फॉल्ट ऑफ द ऑनर ऑफ द प्लॉट? अगर वो 5 लाख रुपए का प्लॉट बेचता है तो अगर उसको 5 लाख रुपए व्हाइट मिलते हैं तो ही डजंट हैव टू पे एनीथिंग इन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर है नहीं, तो उसको अगर व्हाइट मिलते हैं और लेने वाले को अगर ये इम्यूनिटी दी जाए इस मुल्क के अंदर, आप काम करें, तो मुझे आप बताएं ना, मुझे आप बताएं सिस्टम का खराबी है या आदमी की खराबी है? मैं तो इसमें जाहिर बात है आपको जवाब देने से कासिर हूं, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं उसमें मंतक ज्यादा है। अब्दुल रहमान साहब की जानिब भी मुझे जाना है, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेकर वापस आते हैं, फिर इसी सवाल को उनके सामने भी रखते हैं। शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे तामीराती शोबे को जो अहम मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं जिनका सामना है, उसके मुतालिक बात हो रही थी। अब्दुल रहमान साहब, आपने अल्ताफ ताई साहब की भी बात सुनी। बात यह है कि जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि गवर्नमेंट को एक दफा रिव्यू कर लेना चाहिए, एक नई पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। आप लोगों ने आबाद के दफ्तर में हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले भी बुलाया था, वो पॉलिसी वगैरह भी कुछ अनाउंस की थी, उसके सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो गए। कहीं ऐसे तो नहीं कि पॉलिसी एंड पर कुछ इंप्रूवमेंट आप भी अपने एंड पे कर लें, कुछ गवर्नमेंट भी कर लें? क्या कहते हैं आप? देखिए जनाब, ऐसा है कि पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस हवाले से मैं ये नहीं कहूँगा कि हतमी तौर पर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अगर हतमी तौर पर हो गया होता तो शायद आज ये बात कोई नहीं कर रहे होते हम लोग कि भाई ये क्या वाइट और, लेकिन माजी में भी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, माजी में भी कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई कि हम समटाइम्स, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, एक्सपोर्ट कोटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो ऑक्शन करती थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, हम उसको खरीदते थे, दे वर नेवर कंसिडर्ड एज अ एसेट, और जब हम उसको मार्केट में बेचते थे तो हमारा काला पैसा होता था। खरीदते हम गवर्नमेंट से वाइट पैसे में थे, यानी हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो देती थी और हम उसको मार्केट में जब बेचते थे तो वो हमारा काला पैसा हो जाता था। तो देखिए एक बड़ी बदकिस्मती है कि ये सिस्टम चला आ रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ एक दिन के अंदर हतमी तौर पर ख़त्म हो सकती है। अलबत्ता जहाँ तक ताई साहब ने फरमाया, दुनिया में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल में जहाँ कैपिटल गेन ना हो। कैपिटल गेन हमारे यहाँ भी था, बीच में वो ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद ये मामला बढ़ गए और अभी भी जो है ना 8 साल 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब
रही बात ये कि जो 6-6 महीने के अंदर प्लॉट लोग खरीद रहे हैं, ये हमारे अपने फ़ायदे की एक बात है जो मैं करना चाहता हूँ कि 6 महीने में प्लॉट मैंने खरीदा, उसकी कीमत जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई, मैं उस पर कोई गेन नहीं पे कर रहा, ठीक है। मैंने प्लॉट आगे, तो हमारे तो अपना रॉ मटेरियल ही इतना महंगा होता जा रहा है कि हमारे लिए काम करना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इसके दोनों पहलू देखने पड़ेंगे कि जब अगर कैपिटल गेन के ऊपर की पाबंदी न लगाई जाए तो उस सूरत में जो ट्रेडिंग करने वाला तबका है वो प्लॉट की कीमतों को वहां ले जाता है जहां पे आपके लिए प्रैक्टिकली इसको बनाना भी मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इस चीज के मुखालिफ तो नहीं हूं कि कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, देयर हैज टू बी कैपिटल गेन। लेकिन मैं एक लुकमा अगर आप इजाजत दें, बात यह कि उससे अगर 1 साल तक हम देखें तो कोई खास एडवांटेज भी नहीं हुआ ना, कि या तो प्राइसेस डाउनवर्ड आई हो तो फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रियल एस्टेट सस्ती मिल गई हो, आई डोंट नो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं इसमें प्राइसेस के नीचे ना आने या प्राइसेस के ऊपर ना जाने या एक्टिविटीज के मार्केट में बिल्कुल सही ना हो जाने के असबाब दूसरे हैं, ये नहीं है। उसका सबब एक जो अभी हमने रिसेंटली एक टैक्स इंसेंटिव प्रोग्राम फॉर स्पेशली फॉर द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हमने नेगोशिएट किया था और वो कल परसों से अखबारात में भी आना शुरू हो गया है, उस पर गवर्नमेंट की बड़ी मस्बत राय थी। परसों डॉन ने भी उसको कोट किया है। वो तमाम जो कंडीशंस जो हमने मतलब प्रपोजल्स जो हमने दी थी, प्रीटी मच सारी प्रपोजल्स में मान ली गई हैं, हालांकि वो अभी तक प्रॉपर शक्ल में सामने नहीं आ पाई जी। तो वो जैसे ही होता है तो उसके बाद बेहतरी आ जाएगी। अलबत्ता उसके अंदर एक मसला ये जो है कि भाई 30 लाख रुपए से ऊपर की परचेस के ऊपर वो जो परचेजर है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका पैसे कहाँ से आए। तो उससे देखे फिर अगेन ये होगा कि थोड़ी सी मार्केट जो है ना वो स्लो ही रहेगी। लेकिन हाँ, छोटे एरियाज के अंदर जो बेसिक गोल है गवर्नमेंट का कि लो इनकम हाउसेस, वो तो बेहतरी तौर पर चल जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक बूस्ट तो तब आएगा ना जब प्रीमियम या ऑरा बेस्ड हाउसिंग बिकेगी ना, क्योंकि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो मेरा जहां तक अंदाजा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखिए ये 2 टियर है। अगर एक बार ये जो हमने डील्स नेगोशिएट किए आबाद के फोरम से और अल्लाह करे कि वो एज इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो उसमें पहले फेज के अंदर ये तो है कम से कम लो कॉस्ट हाउसिंग वो इम्प्रूव होगी तो एक मार्केट के अंदर जिसको कहिए ना कि एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उस एक्टिविटी के बढ़ने से इकोनॉमी बेहतर होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेहतर होंगी। अब सेकंड फेज के अंदर इसमें हमने ये प्रपोज किया हुआ है कि वो एरियाज जो महंगे हैं उन महंगे एरियाज के अंदर भी इसको कंसिडर किया जाए और मुझे उम्मीद है कि यकीनन उसको भी कंसिडरेशन में रखा जाएगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं यहाँ पर एक चीज, अल्ताफ ताई साहब, आप प्रीमियम के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू वुड बी मोर अवेयर दैट प्रीमियम, क्योंकि आपका शायद उस शोबे से ताल्लुक भी है प्रीमियम हाउसिंग के हिसाब से। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूं कि उसमें वैल्यू एडिशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो दोनों को कंसिडरेशन अगर पैरेलल लेकर चलें, इश्यूज आपने भी आइडेंटिफाई कर दिए, कुछ इश्यूज अब्दुल रहमान साहब ने भी किए, तो मेरे ख्याल उसको भी साइमल्टेनियसली एड्रेस करने में कोई खराबी नहीं है। लो कॉस्ट हाउसिंग का जैसे उन्होंने कहा कि वो प्रायोरिटी के बजाय बेहतर ये कि दोनों को पैरेलल चला लें, क्या राय देते हैं? नहीं, वो राय यही है और इसी यही प्रपोजल दी गई है कि एक तरफ तो ये कि लो कॉस्ट हाउसिंग, एक तरफ ये कि हाउसिंग की जो डिमांड है पूरे पाकिस्तान में वो पूरी करना भी चैलेंज है ना। तो तमाम तर लोग उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं जो लो कॉस्ट हाउसिंग में जाके रहेंगे। तो उसके लिए वो ये भी प्रपोज किया गया है कि सर्टन एरियाज में जो ए प्लस एरियाज हैं वहां पे भी बनाने के लिए नया पाकिस्तान के तहत हमें इजाजत दी जाए और उसके अंदर जो है ना उसको बढ़ाया जाए, उसके यानी उसके स्क्वायर फीटेज को बढ़ाया जाए, उसकी प्राइस रेंज को, स्क्वायर फीटेज को, उसकी प्राइस रेंज को बढ़ाया जाए। तो देखिए आबाद बहुत एक्टिवली इस पर काम कर रही है। इशू इस वक्त हमारा ये, इससे ज़्यादा हम जिसको फोकस कर रहे हैं, जब से अभी हम मोहसिन शेखानी साहब चेयरमैन हुए, बहुत हमारे रिक्वेस्ट करने पे, बिकॉज ही वॉज वेरी मच नीडेड एट दिस टाइम, वो इशू ये नहीं है। जिस इशू ने हमें तबाह बर्बाद किया हुआ है वो इशू है जो इलीगल बिल्डिंग्स, यानी देखिए लीगल बिल्डिंग्स के ऊपर पिछले 2-2.5 साल से पाबंदी लगी रही और वो उसकी अप्रूवल्स नहीं होती थी। फिर जो अप्रूवल्स होती थी उनके ऊपर गवर्नमेंट अफसरान की भी मुसीबत कि वो अप्रूव करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत उनकी खिंचाई। तो उन्होंने आसान तरीन तरीका यह समझा कि जो अप्रूव नहीं करनी पड़ती ना, वो चाहे 6 फीट की गली के अंदर 80 गज के प्लॉट पे 5 मंजिला बिल्डिंग बना दो। अब वो बनना शुरू हो गई नहायत तेजी से कच्ची आबादियों में, कराची शहर के अंदर बहुत सारी जगहों पे। और चेयरमैन साहब और हम जिस दिन से हमने ओहदा संभाला है उस दिन से हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं और बड़ी संजीदा बात कह रहे हैं। अपने कराची के
जो हमारे रिहायशी, हमारे भाई, हम पैदा यहाँ हुए, हमें मरना जीना जिनके साथ है, हम ये देखते हैं कि वो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी नाम की कोई चीज नहीं है उन इलाकों में। 4 फीट की 6 फीट की गली रह गई है और उसमें 6-6, 8-8 मंजिला बिल्डिंग। सर मेरी बात कंप्लीट होने तो आप फिर उसका पॉइंट आपको समझ आएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता मामूली शिद्दत का ज़लज़ला कराची में आ गया तो मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई बिकॉज ऑफ दैट। बिल्डिंगें एक दूसरे पे गिर जाएंगी, बिल्डिंगें गिरेंगी नहीं, एक आध बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बिल्डिंगें एक दूसरे पे गिरेंगी, भाग निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि कहाँ वहाँ कोई कवानीन मद्देनजर नहीं रखे गए। अच्छा, जब सिचुएशन ये हो कि आपको ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और हाथ बांध दिए जाएं बिल्डर्स के भी और अप्रूविंग अथॉरिटीज के भी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अप्रूव करना शुरू कर दिया, आंखें बंद करना शुरू कर दी जिसके लिए अप्रूवल करनी नहीं पड़ती थी। और ये एक्टिविटी शिद्दत से बढ़ रही है सर, क्योंकि माजी में इस पर अंधी मची ना, अबाउट आई से हाफ अ डेकेड अगो इस पे ऐसी अंधी मची और उसके अंदर इतने लोगों के नाम आ गए कि अब सरकारी अफसरान भी उसमें हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है, प्राइवेट पार्टी भी 100 दफा सोचती है। आई जस्ट गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। बड़ी अहम आप बात कर रहे हैं इसी मौजू के ऊपर अल्ताफ ताई साहब। बात यह है कि देखें, आप कहते हैं कमर्शलाइज शाराएं, मैं फुली एग्री। थोड़ा सा फिर कंस्ट्रक्शन की बात हो, पीर बाबा की बात ना हो तो फिर सॉरी, मैं बात जरूर करता हूं उनकी। देखो ना, आप भी पीड़ा उठा लो ना, पीर बाबा की इतना धंधा कारोबार तो उसको आपसे सीखना चाहिए, आपको उससे सीखना पड़ रहा है। देखिए, बात यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अडॉप्ट कर लें। आप लोग क्यों घबराते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने अडॉप्ट किया, वो आज बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा है। वो पहले इतना बड़ा आदमी नहीं था सर, 20 साल पहले। आज उसको भाग क्यों लगे? क्योंकि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने हाथ में ले लिया। आप भी ले लो, आप भी ले लो। बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, पीर बाबा की जो आप बात करते हैं, पीर बाबा ने एक जगह ली, उस जगह को उसने अलॉट करके अल्हम्दुलिल्लाह, देखो मैं ये नहीं कहूंगा, पीर बाबा ने लोगों को फैसिलिटेट किया, लोगों को डिलीवर किया, उसका अपना काम करने का तरीकेकार है। और जो आबाद के बिल्डर्स हैं, वी हैड अ प्रॉब्लम, वी हैव टू फुलफिल सर्टेन थिंग्स, हमको सर्टेन थिंग्स को फॉलो करके जाना पड़ता है। इवन के हम अगर वी आर नॉट द टैक्स पेयर, वी कुड नॉट गेट द मेंबरशिप ऑफ आबाद, तो हमारे हाथ पैर बंधे हैं भैया। हम लोग तकरीबन हम रूल्स के अंदर काम करते हैं। जितने आबाद के मेंबर्स हैं, इसकी स्क्रूटरी होती है, इसकी एक बाकायदा हर चीज होती है। इसके बाद जाके हम जो लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी हमको परमिशन मिलती है, उसको हम डिलीवर करते हैं। उसके अंदर हमारे बिल्डर्स के अंदर कैटेगरीज है कि कौन बिल्डर किस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको जवाब देता हूं। Have you driven through the roads that he has made, sir? Yes, Have you seen the sewage system that he has built? Yes, sir, but sir, देखो, आप भी थोड़ा करो ना। authority, sir, he is authority. He has his own thing. He has his own police. He has his own everything. He has own developer. मेरी पहले बात समझो, उसके पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, किसी से परमिशन नहीं लेनी, अपना पानी है, किसी से परमिशन नहीं लेनी। उसको देखे, हमको तो 1000 गज के प्लॉट के लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ती है। हम लोग को तकरीबन 17 एनओसीज लेनी पड़ती है। इसके बाद जाकर हम स्टार्ट करते हैं। इवन अगर हम एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसकी परचेज की डिमोलिशन के लिए भी हमको पहले जाके परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं डिमोलिश कर सकते। आप पहले बात सुने, ऐसा नहीं है कि रात को हमने प्लॉट लिया सुबह काम शुरू कर देंगे। 1 साल लगता है हमको खाली परमिशन लेने के लिए। हम किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, रोजी कमाने के लिए, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैसिलिटेट किसको कर रहे हैं? इस मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे पीछे कौन है? इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, जो कि लेआउट लेबर है, जो कि मतलब 10, 12 साल, 15 साल का बच्चा पैदा होता है, यहां पे आता है, उसको पहले मजदूरी करता है, इसके बाद वो मिस्त्री बनता है, फिर वो 25 में माले में प्लास्टर करता है, 2500 रुपए कमाता है, सांझे आंडी बनाता है और घर पे महीने के 40-50 हजार रुपए भेजता है। हम वो उसको कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं ना, हमको कोई काम करने के लिए 17 एनओसीज लेनी है, हमको हर चीज फुलफिल, लेकिन इशू इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। आप इजाजत, अब्दुल रहमान साहब एक जुमला कहना चाह रहे हैं। जी अब्दुल रहमान साहब, मेरे ब्रेक पे जाना जल्दी से। जी अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे अर्ज करूं कि सिर्फ इतना कीजिए कि पीर बाबा ने अभी एक रिसेंट अनाउंसमेंट की है, हमें जमीन मत दीजिए फ्री में, हमें कुछ मत दीजिए, हमें सिर्फ खुला हाथ दे दीजिए काम करने के लिए। अगर आपको इससे अच्छी डेवलपमेंट करके ना दे सकें, बात यह है कि अपने घर के बच्चे टीवी पे कह रहे हैं आप, बिल्कुल कह रहा हूं, मेरा प्रोग्राम पीर बाबा भी देखते हैं, वो चैलेंज फेंक देते हैं। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, बात सुनिए रमन भाई, सर,
जो रकम हम अगर गवर्नमेंट को भरते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बेटरमेंट में, अगर वो हमारे को अपनी दे दी जाएगी तो हम हमारे प्लॉट के आगे उस रोड को बना देंगे, हम सेवरेज सिस्टम बना देंगे। देखिए हम सुने, आप पीर बाबा को आप जमीन दी आपने फ्री में, हमें फ्री में नहीं, जमीन हम अपनी देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बिल्ड करेंगे, हमें आप मार्केट से अरबों रुपए खींचने की भी इजाजत मत दें। मैं आपको टीवी के ऊपर दावे से कह रहा हूं, आप हमें फ्री वर्किंग एटमॉस्फेयर दें जिसमें हमारे पीछे 70-75 एजेंसियां ना घूमती हों, जिसमें हमें रोज कहीं ना कहीं जा करके ना किसी की चपने सीधी ना करनी पड़ती हूँ अप्रूवल के लिए। हमें एक अप्रूवल मिले उस पर पाबंदी लग जाए 2 साल के लिए, कभी हमारे पे गैस पे पाबंदी लग, ये खत्म करिए। हमसे फिर पूछिए कि हम बनाना आता है। आप अपने बच्चों को मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, छोटा सा ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं। आपने चैलेंज दिया, वो सुन लिया उन्होंने। सिंध अपने बच्चों को आई जस्ट कम बैक आफ्टर ब्रेक, लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। मजेदार और सच बात यह है कि मैं भी उसको एंजॉय कर रहा हूं। बात यह कि आपसे मेरा ऐसा महसूस करना है, हो सकता है मेरे दोनों फाजिल मेहमान इससे इत्तेफाक करें ना करें, मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे अल्ताफ ताई साहब ने भी अभी प्रपोजल दी कि, और दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान साहब ने भी कहा फ्री हैंड दें। बात यह कि अगर ये निगोशिएट करें गवर्नमेंट के साथ कि जो बेटरमेंट चार्जेस या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस इनसे लिए जाते हैं वो इनकी देखरेख के अंदर स्पेंड कर दिया जाए, तो आई थिंक इट विल बी बिट बेटर। मेरा ऐसा ख्याल है गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर। अनफॉर्चुनेटली इसमें लोकल गवर्नमेंट भी शामिल होती है, प्रोविंशियल भी शामिल होती है, फेडरल का रोल रिलेटिवली कम है, शायद उनको पता नहीं है लेकिन उनका रिलेटिवली कम है। जैसे कराची में भी सिर्फ सोसाइटी एरिया वगैरह के अंदर उनका रोल होगा। खैर एनीवे, बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी। अल्ताफ ताई साहब, ये जो बात आपने की बड़ी अहम थी, उधर से जो चैलेंज भी आ गया, लेकिन ये कि अगर आप इस पर निगोशिएट कर लें तो क्या बुराई है, आप गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक कर लें। हम गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक कर लें। मैं आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है और इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इम्प्लीमेंटेशन का। वी नीड इम्प्लीमेंटेशन। देखें, जो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी उसको आप कैसे डिलीवर करेंगे। देखें, कागजों से लिखना, अनाउंसमेंट करना, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर अगर हमसे नेगोशिएट करती है तो हमको पता है कि एक हम कंस्ट्रक्शन की साइट लेते हैं, उस साइट को फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ द कंप्लीशन वी टुक फ्रॉम द SBCA आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग। हम मिसाल देता हूं, हमने 10 करोड़ रुपए भरे, तो अगर हमको ये पहले दिन से पता होगा कि हमको ये जो साइट ली है हमने, इस साइट में हमको ये 10 करोड़ रुपए नहीं भरने, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। अगर जो बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा उस हिसाब से उसका माल बिकेगा। और ऑफिशियल प्रपोजल ये हमने परसों दी है, आप को मैं अप टू डेट ले आऊं जी। हमारी मीटिंग, हमने मीटिंग रिक्वेस्ट की थी DG LDA से, और हमने मीटिंग रिक्वेस्ट की थी DG MDA से। DG LDA से हमारी मीटिंग हुई, हमने उनसे कहा ये लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात। जी हाँ, हमने उनसे कहा कि भाई आपकी जो दे हल्कानी और दे हॉक्स बे जो कि स्कीमें हैं, ये स्कीमें आज तक इनमें कभी कोई काम हुआ ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो हमने उनको 2 प्रपोजल्स दी। हमने उनसे कहा कि भाई आइदर आप एक काम करें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो पैसे जो हमने देने हैं इसके अंदर हम खुद आपके लिए डेवलपमेंट करते हैं, और उसका सारा कोटेशन आप ले लीजिए जो आपके तरीकेकार उसके हिसाब से कीजिए, पैसे उस जगह पे हम यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। एक चीज, अगर इसमें लेजिस्लेटिव इशू आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनके इख्तियार में नहीं है, ये बात जाएगी वो प्रोविंशियल मिनिस्टर तक और फिर उसका CM तक, वहां से समरी अप्रूव होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता। सेकंड चीज, हमने उनको, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सिंध गवर्नमेंट इस वक्त कोऑपरेट करने की फुल कर रही है, तो लिहाजा हमने दूसरा ऑप्शन ये दिया कि भाई अच्छा चलिए आप, अगर ये इसमें लंबा लगता है टाइम और इसमें आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, तो सेकंड ऑप्शन है कि आप एस्क्रो अकाउंट खोलें, हम वो पैसे जो पैसे उसके हैं क्या कहते हैं आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट के, आपके पास एक्सटर्नल डेवलपमेंट के पैसे हम आप जमा करा देते हैं उस एस्क्रो अकाउंट में, और वो एस्क्रो अकाउंट उस पैसे को, अनफॉर्चुनेटली होता क्या रहा है अल्ताफ भाई कि हमसे तो पैसे लिए जाते रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो पैसे इस्तेमाल होते रहे और वहां पे कभी जिंदगी में कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, अब आप देखें कि गवर्नमेंट की एजेंसीज इंक्लूडिंग नैब कल को ये सवाल अगर उठाएगी, हमने उनको ये बताया कि देखिए जब सवाल उठाएगी कि भाई क्यों नहीं किया, तो हम जो डेवलपर हैं, प्राइवेट डेवलपर, हमने जमीन ली, हमने आपसे नक्शा पास कराया, हमने आपको चार्जेस दिए,
हमारा अपना अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने 10 साल पहले बना दिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली यूज ना होने की वजह से और मौसम के सर्दो गर्म की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। तो हम तो आपके खिलाफ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि एक दूसरे के खिलाफ जाने के बजाय एक पेज पे आ जाएं, और एक पेज पे आने के बाद अपने लिए भी आसानी पैदा करें और उन लोगों को जिनको हमने माल बेचा हुआ उनके लिए भी आसानी पैदा करें। एंड वी आर वेटिंग फॉर देम टू गेट बैक टू अस। इन्होंने जो बात बताई है अल्ताफ ताई साहब, उसको एलिबरेट करने की तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है कि फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्पसेस आप चाहते हैं कि फंड्स जो हैं वो आपके सामने खर्च हों विद ट्रांसपेरेंसी ऑफ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो इसमें तो कोई हार्म नहीं है अगर गवर्नमेंट एग्री कर जाए। वैसे गवर्नमेंट एग्री नहीं करेगी, ये मैं आपको बता दूं। इन्होंने ये मुश्किल होगा, हो सकता है प्रेशर लगाएं तो शायद। नहीं अली साहब, मैं एक मिनट के लिए टाइम लेना चाहूंगा कि वजह ये है कि देखिए मिस कम्युनिकेशन और लोगों को मिस गाइडेंस, स्पेशली गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन इदारों को, उनके हवाले से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, और इस फोरम पे मैंने ये बात इसलिए दोहराई कि देखिए हम बीइंग अ डेवलपर, हमारे जितने मेंबर्स हैं डेवलपर्स, दे आर ऑल विलिंग टू डू दिस सो दैट दे कैन डिलीवर द प्लॉट्स दैट दे हैव सोल्ड। अब मसला ये है कि सर 20% एजुकेटेड सर, रेस्ट 80% वो बेचारे पहले भी फंस गए थे एफटीआर रजीम के अंदर। सर बिल्कुल आप 20% एजुकेटेड आप लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हो सर, बाकी सब लोगों के पास नहीं होता सर, मुश्किल हो जाता है सर। आबाद के फोरम से हमें सिर्फ ये बताया जाए कि अगर हमने जो प्रपोजल दिए ये अग्री किया जाए तो आबाद के फोरम से हम इस बात को मेक श्योर करेंगे। और देखें इसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर किसी के वो जो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई आदमी का 500 गज का प्लॉट भी नहीं होता और उसने, सर दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस। पॉइंट टेकन, आई विल गेट बैक टू यू। अल्ताफ ताई साहब, आपने जो बात सुनी, देखें मेरी, अब मैं फिर वही बात करूंगा, आप लोगों के साथ ही गुफ्तगू करके जो राय बनती है। देखें सर, आप लोग बड़ा बोल्डली कह देते हैं कि हम लोग सब राजी हैं। हम लोग सब राजी के चक्कर में ना आप पहले भी फंस चुके हो। अब ये फिर आप हम लोग सब राजी के चक्कर में अगर आप फिर फंस गए तो देखिए ये फिर, अब इसके लिए कोई देयर इज नो वे बैक। मैं आपको सही बता रहा हूं। पहले मैं कहता रहा आप लोगों को कि आप ये टैक्सेशन वाले सिस्टम में ज्यादा आना, आगे बढ़े। आपको इंडस्ट्री प्रिविलेज नहीं मिल रहा तो आप इंडस्ट्री रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं लो, आपने ली, आज फंस गए। देखिए मैं आपको मेरी राय, मेरी जी अल्ताफ ताई साहब प्लीज। देखिए मैं आपको बताऊं, हम आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखें अभी जो रहमान साहब ने कहा ना, हम लोग जो बिल्डर्स हैं ना, आपको अभी तक मैं लास्ट टाइम भी आपको कह के गया था कि हम जब तक हमारे पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं होता, जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट ओन द प्रॉपर्टी, वी आर नॉट द टैक्स पेयर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है आबाद की मेंबरशिप की। इसके बाद फिर हम लोग लेते हैं लोगों की एजुकेशन का इंटरव्यू का, आइदर ही इज कैपेबल टू डिलीवर द बिल्डिंग। एसेंशियल चीज है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेचारे नहीं हैं डॉक्यूमेंटेड। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड बहुत सारे बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपर एंड बिल्डर्स। तो हमारे बिल्डर्स, आप उनके बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं उनके बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं आबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले मेरी बात को समझे, मैं एक आबाद को, डेवलपर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर्स की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वो मेंबर बनता है। मेंबर बनने के बाद वो इसको कैलकुलेट करने के बाद कि ये बिल्डिंग में बनाऊंगा तो मुझे इसमें इतना फिजिबिलिटी बनेगी। फिजिबिलिटी के बाद उसको ये पता है कि मेरा ये एक्सपेंस है। हमारा प्रॉब्लम ये है, इसके बाद भी हमारे 90% बिल्डर, मैं कहता हूं, देखे प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग अपने जो इस्तेदाद से ज्यादा काम भी करते हैं, वो डिलीवर करते हैं। आपको इतना पता है कि आज आप एफटीआर रिजाइम में आते हैं और 2 दिन बाद आपका एफटीआर खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि आज मुझे पता है कि ये मेरे को इस वक्त हमारी जो नई पॉलिसी आ रही है, जो अब रहमान भाई ने आपको बताया कि अभी हमारी गवर्नमेंट से चल रही है फिर एफटीआर की 210 रुपीज पर स्क्वायर फीट फुल एंड फाइनल टैक्स रिजाइम लाइक एन एक्सपोर्टर। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है 22 बिलियन। 2 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कितना इंसेंटिव दिया गया इनको? 143B में टैक्स रिजाइम दिया गया है, 143B में फुल एंड फाइनल दिया गया है। तो हम इधर 70 इंडस्ट्रीज चलाते हैं। 7 इंडस्ट्रीज से आपको सेल टैक्स मिलता है, आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन मिलती है, लाखों लोगों को वो जॉब्स प्रोवाइड करती है। तो अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बेसिकली लोग समझते नहीं है। देखिए हम लोग हैं जेन्युइन कंज्यूमर,
पब्लिक की वजह से। पहले मेरी बात सुने। अच्छा, जो लोग अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो इंडस्ट्री चलेगी। 70 इंडस्ट्रीज को हम करते हैं, वो 70 इंडस्ट्रीज चलती है लोकली, नॉट इंपोर्टेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंपोर्ट। एक सेकंड मेरी आगे बात सुनो। तो वो 70 इंडस्ट्रीज टैक्स भर रही है, लोगों को माशाल्लाह नौकरियां मिल रही है, हम नौकरियां लोगों को दे रहे हैं। पहले आप बात को समझे मेरे आरिफ भाई, आप एक ही बात करते हैं भाई, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को 1/3 ऑफ द जीडीपी टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्चुअली कम्युलेटिव समरी नहीं है। अगर हमारे पास, अगर आप टैक्स के लिए बोलेंगे, आज 2.5 साल से रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से, जो हम फॉलो भी करेंगे और 100% हमने फॉलो करना है, हमारे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड्स पे एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, वो नेशनल असेंबली में पास होने के बाद, उसके बाद हमने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की। Can I invite you back after 1 week since I'm running out of time? Any concluding remarks from you, Abdur Rahman Sahab? I just have few seconds left. मैं बिल्कुल सिर्फ ये बात की तस्दीक करूंगा कि मैं या अल्ताफ भाई ने जो कुछ भी कहा है, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवाज मेंबर्स। एनीबडी बियॉन्ड अस, if they don't comply with, we are not responsible for 100%. हमारे पास तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और कुछ कहेंगे तो करेंगे भी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल काफी आज गुफ्तगू हो गई। आगे आने वाले दिनों के लिए भी कुछ मौजूआत हमने छोड़ दिए ताकि तब हम इन पर गुफ्तगू कर सकें। वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।